रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या। मैं हूं सोनिया। सत्ती ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन से पहले चेयरमैन पीटीआई के लिए मुश्किलात हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। आज अकबर एस बाबर साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज कर दिया है और इलेक्शन कमीशन में बाज़ाब्ता इस हवाले से दरख्वास्त दायर कर दी है। ये इस्तदा की गई है अकबर एस बाबर की जानिब से कि इलेक्शन कमीशन नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म दे। तो क्या इलेक्शन कमीशन इस हवाले से कोई नोटिस ले सकता है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं? आज हामिद खान साहब ने भी इस हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि ये इंतखाबात के इलेक्शन उसी तरह से हुए हैं जिस तरह से बाकी तमाम जमातों के होते हैं। उन्होंने कहा जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर, मुस्लिम लीग नून के अंदर, JUI के अंदर तोहदेदारान बिला मुकाबला मुंतखब हो जाते हैं, और हुआ भी ऐसा ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतखाबात देख लें। इंट्रा पार्टी मुस्लिम लीग नून के जो पहले इंतखाबात हुए बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए थे शहबाज शरीफ साहब, इसी तरह से मरियम नवाज साहिबा बिला मुकाबला मुंतखब हो गई। तो अब सवाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी जो इंतखाबात हुए हैं, इस हवाले से तनाज़ात क्यों इतना बढ़ रहे हैं, तनाज़ात का शिकार क्यों हैं? कई खबरें ये भी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी इस हवाले से कुछ आवाज़ें उठ रही हैं। बहरहाल क्या मुस्तकबिल होगा, और साबिक चेयरमैन PTI के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। चेयरमैन PTI पर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद हो रही है और लगता यही है कि 8 फरवरी जो कि इलेक्शन का डे है उससे पहले चेयरमैन PTI को नाअहल किया जा सकता है। बहुत सारे केसेस हैं जिन पर जो कि आखिरी मराहिल में दाखिल हो गए हैं। फिर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म भी आयद होनी है। तो होगा क्या, सारी सूरत हाल पर आज जरा तफसील से बात करेंगे। और इलेक्शन की गहमा गहमी भी अब हमें नजर आ रही है क्योंकि बाकायदा तौर पर अब निगरान हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को दरकार फंड जारी करने का फैसला कर दिया। बल्कि फाइनेंस डिवीजन ने इलेक्शन कमीशन को 17.4 अरब के फंड जारी कर दिए हैं। जो इबहाम था इलेक्शन के हवाले से वो अब ज़ाइल हो चुका है। अब देखते हैं कि किस अंदाज में क्या क्या बयानियां लेकर मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं वो पब्लिक के अंदर जाएंगी, आवाम के अंदर जाएंगी। अगले कुछ दिनों तक हमें इलेक्शन की भरपूर गहमा गहमी नजर आएगी। लेकिन सवाल अपनी जगह पर आज भी वहीं पर है कि आवाम को देने के लिए क्या है होगा इन सियासी जमातों के पास। बिल फर्ज अगर मुंतखब होकर भी आ जाती हैं तो आवाम के लिए क्या लेकर आएंगी, क्या बयानियां लेकर वो पब्लिक के अंदर जाएंगी। और सबसे अहम सवाल ये भी कि नवाज शरीफ साहब क्या प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हो सकते हैं। तमाम जो हाई रुकावटें थी उनकी प्राइम मिनिस्टर बनने की या ओवरऑल इलेक्शन में हिस्सा लेने की, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं। लेकिन वो कहते हैं कि इसके इम्तहान भी और भी हैं, अभी कुछ रुकावटें हैं। तो क्या नवाज शरीफ साहब ही उम्मीदवार होंगे? आगे मामला क्या होंगे मुस्लिम लीग नून के लिए? पीपल्स पार्टी जिस अंदाज में बात करी है, पर बहुत सारे मामला थे। तफसील से आज प्रोग्राम में बात करेंगे और बात करने के लिए सबसे पहले प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं जो तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन उस हवाले से। बैरिस्टर कमर साहब ज़वारी सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर कमर साहब ज़वारी साहब। और इसके साथ साथ सीनियर सहाफ़ी हैं अहमद नवाज खान साहब, उनका ज़रा पूरी सूरत हाल पर एनालिसिस लेंगे कि आगे होगा क्या। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी अहमद नवाज खान साहब ने, और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर कमर साहब ज़वारी साहब ने। आप सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। बैरिस्टर साहब आगाज आपसे ही करते हैं। सर, आज हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज कर दिया गया है और ये दरख्वास्त दायर की गई है अकबर एस बाबर की जानिब से कि नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म दे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सर, आपको लगता है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक और मुश्किल है, या फिर जिस तरह से ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामिद खान साहब ने भी आज बात की, उन्होंने कहा कि ऐसे इंतखाबात हुए हैं जैसे कि दीगर जमातों के अंदर इंतखाबात होते हैं, बल्कि वो तमाम जमातें जो कि एतराज़ कर रही हैं, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, चाहे JUI हो, ये तो अपने ओहदेदारान को खुद बिला मुकाबला मुंतखब करते हैं। तो फिर PTI के साथ क्यों ऐसा किया जा रहा है? तो आपको लगता है इलेक्शन कमीशन कोई नोटिस लेगा इस पर? मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी इनायत के आपने मुझे इस मौजू पर बात करने के लिए तलब किया। मैम, अब ये है कि जहाँ तक ये इक्वेट करना कि बाकी पार्टीज में भी ऐसा होता है और यहाँ पे भी हो गया है तो इसलिए जस्टिफाइड है। तो अगर टू रॉन्ग्स कैन नॉट मेक वन राइट, अगर वहां भी कोई गलतियां होती हैं तो वो जस्टिफिकेशन बहरहाल उसकी नहीं हो सकती कि यहाँ पे भी गलती फिर करने दी जाए। जहां तक इंटर पार्टी इलेक्शन का सवाल है तो बड़ा लिबरली ये रजीम कंस्ट्रू की गई है। जो कवानीन में दिया गया है उसमें पार्टी को
बाकायदा इजाजत है कि वो किस तरह इंतखाबात कराना चाहेगी, वो अपने आइन में दर्ज करेगी कि इंट्रा पार्टी या इंटरनल पार्टी इलेक्शंस IPE जिसको PTI ने नाम दिया है वो कैसे होंगे। तो ये इस्तेहकाक पार्टी के पास एक्सक्लूसिव है। और जहां तक दूसरी बात है कि सवाल उस पर उठाना, तो अकबर बाबर साहब भी क्वेश्चन उठा सकते हैं, कोई भी उठा सकता है। जो अभी तक की इतलात है जो मुझे नजर आया वो ना सिर्फ ये कि अकबर बाबर साहब ने उस पर एतराज़ात दाखिल किए, बल्कि कुछ पंजाब से भी कुछ अशखास हैं जो पार्टी के मेंबर हैं जिन्होंने उस पर सवालिया निशान जो है उठाया है इलेक्शन करवाने पर जिस तरह कराए गए कि कोई फ्री एंड फेयर सिलसिला नहीं हुआ। जैसा कि मैंने पहले किया कि अगर गलतियां बाकी पार्टियां भी करती हैं तो अगर फिर PTI भी क्या वो कर सकती है, तो वो उसकी बहरहाल जस्टिफिकेशन बिल्कुल नहीं होगी कि PTI नहीं कर सकती। ठीक है, वो अपने आइन की पाबंद है जो वहां लिखा हुआ, तो उसमें फ्री एंड फेयर मौका बहरहाल देना चाहिए। कोई पसंदीदा शख्सियत नहीं हो सकती, जरूरी तो नहीं है ना कि सारे ही उतना ही करिश्मा कमांड करें, उतनी मोहब्बत कमांड करें जितने के चेयरमैन PTI इमरान खान साहब करते हैं। लेकिन एक मौका बहरहाल दिया जाना चाहिए कि एक तासुर आम आवाम में भी ये जाए कि फ्री एंड फेयर कंपटीशन हुआ है, बजाय इसके कि कोई सीट वार्म रखने के लिए बुलाया गया कि जब तक इमरान खान साहब दोबारा खुद मैदान में ना आ जाए। ओके, बहुत सारे उम्मीदवार हो सकते थे, बहुत सारे लेजिटिमेट उम्मीदवार हो सकते थे और पार्टी में पुराने वर्कर बहुत सारे हो सकते थे। ये इस पर मैं आती हूँ आपके पास। हाँ, एक बार खड़ा करता ये अहम बात है, ये अहम बात है, मैं आती हूँ। लेकिन अहमद नवाज खान साहब, मैं अभी आपकी तरफ आती हूँ। ये अभी जो बैरिस्टर साहब बात कर रहे हैं कि ये अगर दीगर जमातों ने किया गलत किया और PTI ने भी किया गलत किया, तो ये कोई जस्टिफिकेशन हो नहीं सकती कि बाकी जमातों ने किया और हमने भी किया। लेकिन सवाल तो फिर ये है कि उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस नहीं लिया, और अभी तो ऑलरेडी जिस अंदाज में निर्खे में ओवरऑल एक घेरा तंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, और अगर इस मामले पर इलेक्शन कमीशन नोटिस ले लेती है या फिर जिस तरह से इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कलअदम करार दिए जाएं, अगर हो जाते हैं तो फिर सवाल तो उठेंगे कि बाकी जमातों के इलेक्शन भी तो ऐसे ही हुए हैं, फिर वहां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस क्यों नहीं लिया? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जब ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला इलेक्शन कमीशन में आया तो इलेक्शन कमीशन की जानिब PTI की जानिब से यही इलेक्शन कमीशन से कहा गया कि ये हमसे गलती हुई थी और आप दोबारा जो हम जवाब जमा कराने की मोहलत दें, और जिस पर इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ को इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक वो जवाब जमा कराने की मोहलत भी दी थी। और फिर पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ ने जवाब जमा इलेक्शन कमीशन ने करा दिया था इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक, और उसमें फिर रिमार्क्स देते हुए इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि ठीक है हम सेटिस्फाई हैं इससे। तो अचानक फिर क्या हो जाता है ऐसी चीजें, फिर इंट्रा पार्टी इंतखाबात जब आप इस टाइम क्योंकि इलेक्शन में है, सारी सियासी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही हैं। बेशक अगर एक वक्त के लिए समझा भी जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गलत किया, लेकिन शायद ये वक्त तो मुनासिब नहीं है जब एक इलेक्शन कमीशन में केस ज़ेर समाअत है और इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जवाब है हम उससे मुतमईन है। और था क्या इसमें, था एक सिर्फ तरमीम का मसला कि इलेक्शन कमीशन ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइन है उसके मुताबिक जो तरमीम थी वो पहले जमा कराई थी और उसमें मंजूर जो है वो बाद में हुई थी। तो इससे जब इलेक्शन कमीशन में ये मामला है तो इलेक्शन कमीशन ने सेटिस्फेक्शन इसमें इजहार किया और उसके बाद फिर केस मुलतवी किया गया और फिर उसके बाद अचानक ये सिलसिला फिर शुरू हो गया। क्योंकि आपको याद हो इससे पहले अगर देखिए यही रवैया इख्तियार किया गया था कि उसके जो अब मुश्किल पैदा कर सकता है या फिर बाकी जमातों की तरह ये भी मसला आपको लगता है इलेक्शन कमीशन इस पर सीरियस कोई एक्शन ले सकता है? अभी जो ये दरख्वास्त दायर की गई इस पर जी तो हालात जा रहे हैं, इससे यही लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो बल्ले का निशान है ये वापस लिया जा रहा है। सही। और अकबर बाबर साहब जो अपने आप को बुनियादी फाउंडर मेंबर भी कहते हैं और पार्टी से इख्तलाफात भी, और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक जो आइन है उसमें अकबर बाबर साहब की क्या पोजीशन है। हाँ, ये पूछते हैं बैरिस्टर साहब से, ये पूछते हैं। उन्होंने दरखास्त जमा करा दी है। हाँ। तो लग यही रहा है कि शायद इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान
ठीक है। अच्छा, ये बैरिस्टर साहब, ये इनकी क्या लीगल एक हैसियत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर? ये जो अकबर एस बाबर साहब हैं, वो ज़ाहिर है पार्टी के अंदर इख्तलाफात हुए, वो अलग हुए, फिर साबिक चेयरमैन पीटीआई के ऊपर जिस अंदाज में इल्ज़ाम तराशी हुई, अब फिर से ये इन हो गए, तो जिस अंदाज में बात कर रहे हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से, बात तो कोई भी कर सकता है, लेकिन पार्टी में दोबारा से इन्होंने की इंतखाबात में हिस्सा लेने की कोशिश, क्या लीगल इसकी हैसियत है इनकी? मैम, एक तो गुज़श्ता से व्यवस्था बात मैं थोड़ा सा करना चाहूंगा कि ये यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने कुछ नोटिस नहीं लिया अकबर एस बाबर, बिल्कुल। और जो एक दूसरी मैंने न्यूज आइटम देखी कि कुछ पंजाब के से भी पीटीआई के दरख्वास्त लेकर गए हैं। जी जी बिल्कुल। ये बहरहाल हमें तस्दीक करने की जरूरत है कि जी जी। इलेक्शन कमीशन सु मोटो नहीं कर रहा। बहरहाल वहाँ एतराजात उठाए गए उस पूरे प्रोसेस पे कि जिस तरह वो अचीव किया गया, तो ये कदर नहीं लगाता। दूसरा, कोई भी शख्स जाकर बहरहाल क्वेश्चन तो कर सकता है ना, डेमोक्रेसी या जमहूरियत तो यही है जहाँ हम अपने नहीं, ये बात तो है कि अकबर एस बाबर या कोई भी सवाल उठा सकता है, ये बात तो है ना। तो उसमें आप बहरहाल असेस करना है, इलेक्शन कमीशन उसको देखते हुए सेटिस्फाइड पीटीआई उनको कर देगी कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, कोई वायलेशन नहीं हुई। और नहीं, मैं ये अकबर एस बाबर साहब, जो आप मेरा सवाल सर सुन लें, वो बिल्कुल ठीक तरह सही प्रोसेस से मुंतखब हुए। नहीं, मेरा सवाल सर ये है कि ये अकबर एस बाबर साहब की क्या लीगल पोजीशन होगी पार्टी के अंदर? लाइक पार्टी से इख्तलाफात अलग हुए, जिस अंदाज में इल्ज़ाम तराशी हुई, अब वो कह रहे हैं इंट्रा पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लेना, तो ये अब कैसे देखते हैं उनकी स्ट्रैटेजी को आप? देखिए, ये तो फिर वहाँ जब आर्ग्यू होगा तो वहाँ बहरहाल पीटीआई फिर एक सवाल उठाएगी ना कि जी इनका लोकल स्टैंड है, नहीं है, अकबर एस बाबर साहब पार्टी का हिस्सा नहीं है और लिहाजा ये एतराजात नहीं उठा सकते। एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, फिर वही बात कि वो ना उठा सके, लेकिन अगर पार्टी के अंदर से कुछ लोगों ने चैलेंज किया, जैसे कहते हैं पंजाब से कुछ दोस्त हैं जिन्होंने चैलेंज किया, तो बहरहाल फिर वो उठा सकेंगे एतराजात और वो उठा सकते हैं। ये दो मुख्तलिफ सूरत हाल है। उसमें पार्टी बहरहाल पीटीआई कह सकती है कि अकबर एस बाबर साहब से तुम्हारे इख्तलाफात शुरू से चल रहे हैं, पब्लिक डोमेन में है, उन्होंने चैलेंज किया हुआ है और वो बार बार इसको चैलेंज करते हैं, और पार्टी और अकबर एस बाबर साहब दो मुख्तलिफ सिमतों में खड़े, तो वो तो अपनी जगह बहरहाल एक चीज है जो एवेल्युएट करनी है इलेक्शन कमीशन ने, जब वो उस पर एडजुडिकेट करके सुनेगा। अच्छा, अब अहमद नवाज खान साहब, इससे पहले जो बैरिस्टर साहब ने भी बात की कि पार्टी के अंदर और भी बड़े सीनियर लोग थे जिनकी पार्टी के लिए बड़ी खिदमत रही हैं, स्टार्ट से ही वो साबिक चेयरमैन पीटीआई के साथ रहे, बड़ी स्ट्रगल रही है, उनको इग्नोर करके एक ऐसे शख्स को मुंतखब कर देना चेयरमैन, आपको लगता है कि फिर ये क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? ये उस्मान बुज़दार रिपीट तो नहीं किया जा रहा? क्या आप देखते हैं इसकी क्या वजह हो सकती है? ठीक है, शायद राबिता मुनक़ता हो गया। बैरिस्टर साहब, यही सवाल मैं आपकी तरफ अगर लेकर आऊँ, आपको सर क्या लगता है क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? आपने भी इस हवाले से बात की कि इतने सीनियर लोग पार्टी में अभी भी मौजूद हैं, लेकिन फिर एक ऐसे शख्स को मुंतखब कर लेना जिस पर ज़ाहिर है बहुत सारे सीनियर लोग भी सवालात उठाएं, कैसे देखते हैं स्ट्रैटेजी को आप? मैम, जहाँ तक सवाल है कि बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर गौहर अली खान खुद कैसी शख्सियत है, तो नो डाउट एक जेंटलमैन आदमी है, पार्टी के लिए केसेस कर रहे हैं पिछले 5-7 माह से, तो बहुत एक्टिवली वही परसू कर रहे हैं, लीगल टीम में एक नुमाइंदा हैसियत में सरबराही कर रहे हैं बल्कि। लेकिन उसके साथ साथ बहरहाल एक जगह है कि सबसे जो वकीलों में भी बहुत सीनियर हामिद खान साहब, अगर वकील के इंतखाब करना तो फिर क्या ऐसे क्या नासिर दरपेश है, या ऐसा क्या वजह हुई, क्या अमर माने है कि हामिद खान साहब को प्रेसिडेंट के लिए या उस पोस्ट के लिए नॉमिनेट नहीं किया गया, और अगर उनको नहीं, उनकी जगह बहुत सारे और लोग जो मौजूद थे उनको जो नहीं किया गया, तो वो उस प्रोसेस पे बहरहाल एक जो तासुर आ रहा है वो यही है कि इमरान खान साहब शायद या जो उनके करीब लोग हैं वो नहीं चाहते कि कोई ऐसी शख्सियत कोई चेयरमैन के सीट पर मुंतखब हो जाए कि जिसके मुंतखब होने के बाद फिर एक मैसेज या वो अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग होल्ड बना ले अपना और कंसोलिडेट कर ले अपनी पोजीशन, और उसके बाद वापस उसके कंट्रोल से पार्टी लेना मुश्किल हो। जहां तक बैरिस्टर साहब का सवाल है, तो बैरिस्टर साहब बहरहाल उनकी ऑनेस्टी इंटेग्रिटी में कोई शक नहीं है, लेकिन उनका पार्टी वर्कर्स के साथ कितना इंटरेक्शन है, उनका बतौर पीटीआई चेयरमैन या बतौर पीटीआई के कितना थ्रू आउट दी कंट्री है और वो कितना इंटरेक्शन है, तो बहरहाल उसमें आप खुद भी आप देख सकती हैं कि बैरिस्टर साहब की बहरहाल पार्टी में जो उनके साथ एफिलिएशन पार्टी की वो साल से कम ही है, साल से ज्यादा नहीं है, तो बहरहाल ये सवालात तो पैदा होते हैं इससे कि
क्यों ऐसे शख्सियत का इंतखाब किया गया जिसकी अपनी पार्टी के अंदर भी जो पार्टी की मेंबरशिप है, हार्डकोर मेंबरशिप है, उसमें भी कोई इतनी खास है या उनके साथ कोई इतना खास इंटरेक्शन नहीं है। सही। अच्छा, दूसरा आपको क्या लगता है सर कि इंतखाबात से कबल बानी पीटीआई यानी इमरान खान साहब, आपको लगता है कि नाअहली की तरह मामला जा सकते हैं? क्योंकि 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद हो रही है, जिससे लगता है कि उनके लिए 8 फरवरी यानी जो इंतखाबात की डेट है उससे पहले मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। फिर गैर शरई निकाह केस है, आज उनके मुलाजिम ने भी जिस अंदाज में बयान रिकॉर्ड कराए, जिस अंदाज में उन्होंने बात की, अच्छा फिर और भी बहुत सारे मामले हैं, साइफर केस भी अपने आखिरी मराहिल में है, फिर बहुत सारे केसेस हैं। आपको नाअहली लग रही है या क्या मामलात लग रहे हैं इलेक्शन से पहले? मैम उसमें अर्ज ये है कि देखिए ये एक आंसर इसमें जो नजर आता है, इसमें जो तासुर है ना कि बहुत सारी चीजें, कुछ चीजें आप जंगें लड़ते हैं अदालत के अंदर और कुछ आप लड़ते हैं पॉलिटिकल फ्रंट पर, पब्लिक डोमेन में, और वहां प्रोपेगेट करते हैं और वहां अपने अवाम को अपने साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो कुछ अदालत के अंदर भी पीटीआई की तरफ से हैंडलिंग की जा रही है, जिस तरह केसेस लड़े जा रहे हैं, वो पब्लिक डोमेन में लड़े जा रहे हैं और वो पब्लिक डोमेन में चीजें ले आते हैं और वहां मिस हैंडल हो रही है। और अगर मिस हैंडल हो रही है तो फिर किस तरफ को जाएंगी चीजें, ये भी देखना बहरहाल पड़ेगा कि क्या सिर्फ इस तरह एक बयानिया बनाकर पब्लिक डोमेन में तो आप अवाम को तो वोट के लिए कायल कर सकते हैं, लेकिन अदालत एक और चीज है, इंसाफ की जो देवी है, इसीलिए उसके आंखों पर पट्टी होती है और हाथ में तराजू होता है कि जिस तरफ पलड़ा भारी हो जाए वो इंसाफ उधर कर देती है। नहीं तो आपको क्या लगता है कि अच्छे तरीके से लीगल टीम उनकी इन केसेस को, जहाँ अंग्रेजी में लफ्ज कहते हैं कि डियरली कॉस्ट करेगी चेयरमैन पीटीआई को शायद ये स्ट्रेटेजी कि वो पब्लिक डोमेन नहीं है, अदालत ने 12 पब्लिक प्रेशर से आजाद होकर अपने सामने किए गए सबूत पेश किए गए जो है उसमें फैसला करना है। तो देखिए देखते हैं कि उसमें क्या फैसले आते हैं। नहीं आप ये कह रहे हैं सर कि ओवरऑल जो लीगल टीम उनकी तमाम तर मामलात को कानूनी तौर पर हैंडल कर रही है वो ठीक तरह से हैंडल नहीं कर पा रही, पब्लिक सपोर्ट हासिल करने, हैंडल तो शायद मैम ठीक तरह कर पा रही है, हाँ। लेकिन जो उसके ऊपर प्रेशर फ्रॉम दी अदर पीपल या अदर पार्टी मेंबर्स आ रहा है और वो कमांड कर रहा है उसको कि टीम अदालत के अंदर स्ट्रेटेजी क्या रखे, तो वो शायद नुकसानदेह साबित हो रही है। टीम में तो बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं और भारत रहनुमाई हामिद खान साहब उनको दे रहे हैं, तो हैंडल तो वो यकीनन कर पा रहे हैं, लेकिन शायद वो जुदा नहीं कर पा रहे। जो पॉलिटिकल फाइट है उसको लीगल फाइट के साथ, लीगल फाइट अदालत के अंदर लड़ी जाती है, तो अदालत के अंदर मामला तो और होते हैं और अदालत ठीक है। चीजें और। अच्छा अब जो मैं पीटीआई पर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद हो रही है, उसके बाद अगर फर्द जुर्म आयद हो जाती है तो फिर क्या आगे होगा कि चेयरमैन पीटीआई का मुस्तकबिल? फर्द जुर्म आयद होने के बाद बहरहाल ट्रायल कमेंस होगा। फर्द जुर्म आयद होने के बाद पहली चीज ये है कि मुलजिमों को स्टेट जुर्म से एतराफ या इनकार का मौका दिया जाता है। जब वो इनकार करते हैं तो उसके बाद फिर बाकायदा ट्रायल कमेंस होकर जो गवाहान उनके खिलाफ है वो उनकी गवाहियां कराई जाती हैं और फिर उसके बाद आगे मामला तय होते हैं। तो ये नहीं है कि अब कल अगर फर्द जुर्म 11 तारीख को गालिबन मेरा ख्याल है कि फर्द जुर्म की उन्होंने डेट रखी है, तो ये जरूरी नहीं है कि उस दिन स्टेट जुर्म से एतराफ या इनकार होगा और उसके बाद आगे फिर शहादतें होंगी, गवाह पेश होंगे और उसकी रोशनी में ठीक है। अब दीगर जमातों की बात करते हैं। अब आपको क्या लगता है नवाज शरीफ साहब जिस अंदाज में वापस आए सियासत के अंदर, जिस अंदाज में एक्टिव हुए, फिर उन्हें बैक टू बैक अदालतों से रिलीफ मिली, आपको लगता है कि अब उनके रास्ते में हायल तमाम रुकावटें खत्म हो चुकी हैं या अभी भी मामलात हैं जिन्हें उन्हें डील करना है? कतई निजी रुकावटें बरकरार हैं। मियां साहब की जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो इन रेफरेंसेस के तहत नहीं थी, बल्कि पनामा में सुप्रीम कोर्ट के सामने वो डिस्क्वालीफाई हुए थे और वो डिस्क्वालिफिकेशन अपनी जगह बरकरार है और वो जब तक सेटिस्फाइड नहीं होती और 621 की इंटरप्रिटेशन जिस तरह की गई है कि डिस्क्वालिफिकेशन अगर इस बेसिस पे होगी तो फॉर लाइफ होगी, तो बहरहाल वो एक पाबंदी उनके सामने अभी नजर आती है और वो मौजूद है अपनी जगह जो सुप्रीम कोर्ट से डिस्क्वालिफिकेशन है पनामा पेपर केस जजमेंट में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर कमर सब्जवारी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, इसके साथ साथ सीनियर सहाफी अहमद नवाज खान साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।